नमस्कार दोस्तों, आप सुबह उठते हैं और आपको दो बड़ी और धमाकेदार खबरें मिलती हैं। खबर नंबर एक, अखबार के कई पन्नों पर आप देख रहे होंगे कि 7 में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत, जो भविष्य की राजनीति की ओर इशारा कर रही है। यह ना भूलें, इसमें एक पश्चिम बंगाल की वो सीट थी जिस पर बीजेपी का कब्जा था। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट बेशक इससे पहले समाजवादी पार्टी की रही हो, मगर यह ना भूले समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भाजपा में आ गया था और बीजेपी ने पूरा दमखम, अमित शाह ने पूरा दमखम लगा दिया था। और खबर नंबर 2, चंद्रबाबू नायडू, उनकी गिरफ्तारी होती है स्किल डेवलपमेंट मामले में सीआईडी द्वारा। यह भी भविष्य की राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा इस खबर की जो आपके स्क्रीन पर है। इंडिया गठबंधन को 7 में से 4 सीटों पर जीत मिली है और सबकी निगाह घोसी विधानसभा सीट पर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सुधाकर सिंह ने, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने दारा सिंह को, जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें जबरदस्त तरीके से हराया। जितने भी राउंड गिनती चली, दारा सिंह एक भी राउंड में आगे ना हो पाए और सुधाकर सिंह ने उन्हें पछाड़ दिया। मगर आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि दारा सिंह दरअसल बीजेपी में आए कैसे। थोड़ा मैं आपको पीछे लेकर चलना चाहता हूं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, दोनों पार्टियां छोड़कर आते हैं और वहां पर तख्ता पलट हो जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 22 विधायकों के साथ छोड़ते हैं। परिणाम आपके सामने है। चुनी हुई सरकार जो है वो गिर जाती है कमलनाथ की, कांग्रेस की। उसी तरह से महाराष्ट्र में एजेंसीज के डर से एकनाथ शिंदे और उनके साथ शिवसेना जो है वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ जाती है। नतीजा आपके सामने। अब महाराष्ट्र में सत्ता किसकी है? भाजपा गठबंधन की, जहां एकनाथ शिंदे उनके मुख्यमंत्री हैं। और बात वहां नहीं रुकी। यही हुआ एनसीपी के अंदर, जब अजीत पवार सत्ता के लालच में आकर भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। अब गौर कीजिए दारा सिंह पर। दोस्तों, दारा सिंह के साथ साथ आपको इस शख्स पर भी गौर करना पड़ेगा, ओम प्रकाश राजभर। होता क्या है दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर दोनों समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर, हालांकि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में नहीं थे, वो सुहेलदेव पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी के साथ थे। दोनों जो है वो भाजपा में आ जाते हैं और दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर को भाजपा में लाने के लिए जो सबसे बड़ा किरदार है ना, वो अमित शाह का होता है। क्योंकि दारा सिंह की मुलाकात होती है अमित शाह के साथ। यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर के बारे में भी लगातार खबरें आ रही थी कि ओम प्रकाश राजभर ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। और जैसे ही दारा सिंह की मुलाकात अमित शाह से होती है, वो समाजवादी पार्टी छोड़ देते हैं। घोसी विधानसभा सीट खाली हो जाती है और न सिर्फ छोड़ते हैं, बल्कि अखिलेश यादव को पानी पी पी कर गालियां देते हैं। ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा आपको? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मध्य प्रदेश का जो तजुर्बा है वो यहां पर दोहराया गया है? और बात यहां नहीं रुकती है, याद कीजिएगा, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी, तो उसके परिणाम में उन्हें क्या मिला? उन्हें राज्यसभा की सीट मिली और मंत्री पद मिला। दारा सिंह को भी यही वादा किया गया। ओम प्रकाश राजभर को भी यही वादा किया गया। यह कहा गया कि आप आइए, चुनाव जीतिए और आपको हम मंत्री पद भी देंगे और विधायक तो आप रहेंगे ही। मगर यहां पर एक ट्विस्ट था दोस्तों। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा में आए या भाजपा गठबंधन में शामिल हो या फिर दारा सिंह भी घोसी से विधानसभा चुनाव लड़ें। ऐसी खबरें प्लांट की गईं। इसके मायने क्या है दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, मगर पहले हम बात करेंगे घोसी विधानसभा सीट की। हुआ क्या कि पहले तो सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें दारा सिंह और सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला हो रहा था।
मगर जैसे जैसे चुनावों के हम अंतिम चरण में घुसे, तब भाजपा को यह आभास हो गया कि दारा सिंह के बल पर चुनाव नहीं जीतने वाले। यहां तक कि भाजपा से जुड़े राजनीतिक विश्लेषक भी लगातार बता रहे थे कि यह जीत आसान नहीं होने वाली है, आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी। और फिर आखिरी कुछ दिनों में भाजपा के नेतृत्व की बात की जाने लगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इन तमाम लोगों की बात होने लगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी पहुंचे चुनावी रैलियों को संबोधित करने, मगर दूसरी तरफ अखिलेश यादव पूरी तरह से फोकस्ड होके घोसी में चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें करारा झटका मिला था जब ओम प्रकाश राजभर ने उनका साथ छोड़ दिया था राजनीतिक स्वार्थों के चलते। क्योंकि ये ना भूलें, जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे तब पानी पी पी कर प्रधानमंत्री को गाली दिया करते थे, मगर वो तमाम चीजें भूलकर वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए, उनके वॉशिंग मशीन में जा घुसे। क्या क्या नहीं कहा था, याद है आपको ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री के बारे में, मगर बावजूद इसके वो भाजपा में जाकर शामिल हो गए, या कम से कम उनके गठबंधन में शामिल हो गए। तो यहां पर मुकाबला साफ था। एक तरफ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव कंधे से कंधा मिलाकर घोसी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ दारा सिंह बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी मैदान में उतर गए, मगर ये सब के बावजूद उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, घोसी जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आता है, जो ओम प्रकाश राजभर के दबदबे वाला इलाका है। इसलिए सब कह रहे थे कि भाई घोसी में बहुत आसानी से जीत मिल जाएगी, मगर ये हुआ नहीं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मीडिया ये भी खबरें प्लांट कर रही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 2018 में गोरखपुर लोकसभा सीट में उम्मीदवार के चयन से खुश नहीं थे, उसी तरह से इस बार भी वो घोसी में खुश नहीं थे, और इसीलिए भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। क्या यह बात सही है? इस पर हम गौर करेंगे, मगर आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द काफी मायने रखता है दोस्तों। और यही नहीं, इस जीत के लिए उन्होंने श्रेय सिर्फ समाजवादी पार्टी को नहीं दिया है, उन्होंने श्रेय इंडिया को दिया है, विपक्ष के गठबंधन इंडिया को। मैं चाहूंगा कि आप अखिलेश यादव के एक एक शब्द पर गौर करें। अखिलेश यादव दरअसल कह क्या रहे हैं, लंबा चौड़ा है, मगर एक एक बिंदु पर गौर कीजिएगा। घोसी की जनता व विजयी प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी को अनंत बधाई एवं घोसी के सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं। अब एक एक पंक्ति पर गौर कीजिए जो यहां पर अखिलेश यादव कह रहे हैं दोस्तों। पंक्ति नंबर 1, घोसी में जनता की बड़ी सोच की जीत हुई है। घोसी ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जितलाया। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव जो हैं वो अपने निजी स्वार्थों के चलते गठबंधन का हिस्सा सही मायने में नहीं हो पा रहे थे, मगर यहां पर वो श्रेय किसी और को नहीं, इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। जिसका अर्थ क्या हुआ, यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है। यह साबित कर रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन किस तरह से कंधा मिलाकर लड़ेगा। और अगर यह मुकाबला होगा तो मेरा यह मानना है कि 80 सीटों में कम से कम 20 ऐसी सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन को आसानी से जीत मिल सकती है। क्योंकि ये ना भूलें, उत्तर प्रदेश और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा को छूना नामुमकिन है। अखिलेश इंडिया गठबंधन की ताकत समझ रहे हैं, इसलिए वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आगे सुनिए दोस्तों, यह सकारात्मक राजनीति की जीत है और सांप्रदायिक नकारात्मक राजनीति की हार। यह दलीय संकीर्ण विचारधारा और जाति बंधन से ऊपर उठकर उस प्रत्याशी की जीत है जिसके काम करने की आशा है और नाकाम प्रत्याशी की पराजय। यह भाजपा की तोड़फोड़ और समाज को बांटने वाली नकारात्मक राजनीति की मुंहतोड़ हार है। यह झूठे प्रचार और जुमला जीवियों की हार है। यह व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जा रही सामाजिक घृणा,
भ्रामक सूचनाओं और राजनीतिक मिथ्या की हार है। यह भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की जीत है। दोस्तों, यह बतलाता है कि अखिलेश यादव की सोच इस वक्त राहुल गांधी से कितनी मेल खा रही है। कहने को इन दोनों का भाईचारा 2016 के बाद नहीं देखा गया, मगर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर दोनों की सोच मायने रख रही है और दोनों की सोच जो है वो मेल खा रही है। आगे कुछ और बिंदुओं पर गौर कीजिए। यह बुलडोजर और बल से त्रस्त जनता का शासन प्रशासन को करारा जवाब है। यह कुछ स्थानीय नेताओं की इस गलत फहमी की भी हार है कि एक समुदाय के लोग हमारी जेब में हैं। अब दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे भाजपा के भीतर घात की। आपके स्क्रीन पर यह हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह। इन दोनों के बीच एक अरसे से दोस्तों द्वंद्व चल रहा है, क्योंकि जो खबर अक्सर सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन, और ये दोनों चेहरे सामने उभर कर आते हैं। और यही वजह है कि अक्सर गुजरात लॉबी उत्तर प्रदेश में दखल देती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुश नहीं हैं। और दोनों के बीच टकराव की कई मुद्दे सामने उभर कर आते हैं। गोदी मीडिया भी इन खबरों को प्लांट कर रहा है कि दरअसल घोसी में हार इसलिए हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सहयोग नहीं दिया। मगर अगर यह असहयोग लोकसभा चुनावों में भी जारी रहता है तो यह भाजपा के लिए बहुत मुश्किल की बात है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि क्या कह रहा है आज तक अपने इस लेख में आपकी स्क्रीन पर। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ पार्टी में लाने से खुश नहीं थे। यही कारण रहा कि उन्होंने इन लोगों को अभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद से दूर रखा है, जबकि ये किसी से छुपी नहीं है कि इन दोनों नेताओं की वापसी इसी शर्त पर हुई कि दोनों को मंत्री पद दिया जाएगा। आगे ये क्या कहते हैं, पार्टी के अंदर खाने में यही लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी का कद कम करने की रणनीति के चलते ऐसा हुआ। ऐसी ही स्थिति घोसी उपचुनाव में भी देखी गई। एक तरफ अखिलेश और शिवपाल कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे और दूसरी ओर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आखिरी चरण में रैली करने पहुंचे। मगर अगर ये दरारें हैं और ये दरारें इतनी गंभीर हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अहम के आगे कोई नहीं टिक पाता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यही राजनीति 2024 के लोकसभा चुनावों में भी जारी रही तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि लोकसभा चुनावों में भाजपा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर दो फाड़ होकर चुनाव लड़ेगी। नहीं, यही खास बात है भाजपा की। चाहे जितनी भी भीतर घात हो, जब बड़ा चुनाव आता है सब एक साथ मिल जाते हैं। और ये ना भूलें, अगले साल की शुरुआत में राम मंदिर का उद्घाटन है। उसके बाद न्यूज चैनल्स में जो आंधी आएगी ना दोस्तों कवरेज की, सारे मुद्दे बौने हो जाएंगे। आज इसी कार्यक्रम में मैंने आपके सामने दूसरा मुद्दा रखा दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू। उनको गिरफ्तार कर लिया है सीआईडी ने स्किल डेवलपमेंट मामले में। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन की तरफ से यह पहली बड़ी गिरफ्तारी है जिससे साफ हो जाता है कि लोकसभा चुनावों के लिए अभी से भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। याद कीजिए, कई विपक्ष के नेता इस वक्त भाजपा के निशाने पर है, कई इस वक्त जेल में है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इसके अलावा नवाब मलिक, देशमुख के तमाम लोग छूटे हैं। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि कोशिश की जाएगी कि लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। राहुल गांधी की सांसदी खत्म कर दी गई थी। यह तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले में दखल दिया, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और नतीजा आपके सामने है। आज मैं एक भविष्यवाणी करने वाला हूं कि आने वाले 6 महीनों में न सिर्फ विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि ऐसे लोगों पर भी निशाना साधा जाएगा, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो पत्रकार हो, जो इस सरकार से सवाल करते हैं। क्योंकि भाजपा की सिर्फ एक रणनीति है, जिसे आप झुका ना सको, जिसे आप पार्टी में शामिल ना कर सको, उसे गिरफ्तार करो, उस पर निशाना साधो।
और यह रणनीति आगे जारी रहेगी, यह मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया, निशाना किन लोगों पर हो सकता है दोस्तों, गौर करना पड़ेगा। निशाना राहुल गांधी पर हो सकता है, निशाना सोनिया गांधी पर हो सकता है, निशाना ममता बनर्जी पर हो सकता है और निशाना तेजस्वी यादव पर हो सकता है। इन तमाम चेहरों पर गौर कीजिएगा दोस्तों। मुझे अचरज नहीं होगा कि इनमें से कई लोगों का सामना कानून के साथ हो जाए, और किया भी जा रहा है। अगर आप देखें, राहुल गांधी को तो जेल भेजने की पूरी तैयारी थी। तेजस्वी यादव और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई लगातार दबिश दे रही है, लगातार उन्हें चुनौती दे रही है। इससे साफ हो जाता है कि भाजपा क्या मंशा रखती है। दोस्तों, आज कार्यक्रम के अंत में मैं आपको बतलाने वाला हूं वो 10 ऐसे मंत्र जो इंडिया गठबंधन को याद रखने होंगे चुनावों से ठीक पहले। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं दोस्तों। एकता में जीत, इस मंत्र के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर आप एक होकर लड़ेंगे तो जीत आपको मिलेगी, कम से कम आप लड़ाई करने की स्थिति में होंगे। दूसरा, अनर्गल बयानों से बचें। जिस तरह के बयान उदय स्टालिन ने या ए राजा ने दिया सनातन धर्म के बारे में, वो शर्मनाक बयान था। ऐसे बयानों से इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता को बचना चाहिए। और यह ना भूलें, आपने एक समन्वय समिति कायम करने की बात की थी। जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो उस समन्वय समिति में तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर बात करनी चाहिए, ताकि ऐसे बयानों को दोहराया ना जाए, क्योंकि इन्हीं बयानों का सहारा बीजेपी लेती है अपने गोदी मीडिया के जरिए और विपक्ष पर हमला बोलती है। तीसरा, बीजेपी की कमजोरियों पर निगाह। चौथा, दरारों पर निशाना। यह ना भूलें दोस्तों कि भाजपा में वो दरारें बार बार सामने उभर कर आती हैं। भीतरगात के तौर पर मध्य प्रदेश पर निगाह डालिए, वहां पर एक मंत्री दूसरे मंत्री की शिकायत कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान अपने पसंदीदा मंत्रियों को बचा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ 40 जिलों में एफआईआर करते हैं। इससे नुकसान किसको है? इससे नुकसान भाजपा को है, जिससे प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो शहीद बन जाती हैं। मगर यह बात मैं आपको क्यों बतला रहा हूं? यह बात मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को भी इस बात का अंदाजा हो रहा है कि हो सकता है कि अगली बार वो मुख्यमंत्री ना रहें। इसलिए अब उनकी सोच हो गई है कि अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं। आगे मुद्दों पर बने रहें, मुद्दों से ना भटकें, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया था। छठा नंबर, बीजेपी की बांटने वाली सियासत में घुसने से बचें। जैसे मैंने कहा था, जिस तरह से आपने सनातन धर्म पर वो शर्मनाक बयान दिया था डीएमके के नेताओं ने, बीजेपी को सहानुभूति राग ना अलापने दें, एक्सपोज करें। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मुझे गाली दी जाती है, जबकि आप भी जानते हैं दोस्तों, और मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तों पर शर्मनाक बयान दिया था भाजपा ने। क्या इस भाजपा को सहानुभूति राग अलापने का हक है? जब आप विपक्ष के परिवारों तक पर हमला बोलते हैं, राहुल गांधी पर अश्लील हमले करने की तमाम हदों को आपने पार कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, बीजेपी हर राज्य में 2 खेमों में बटी हुई है, उसका फायदा उठाइए। उत्तर प्रदेश के घोसी में आप देख चुके हैं, कम से कम गोदी मीडिया दावा कर रहा है, अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और अमित शाह में दरारें बढ़ जाती हैं तो इसका सीधा असर लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है। मगर याद कीजिएगा, मैंने एक और बात कही थी, उस पर भी गौर किया जाए। जनता में बार बार एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाएं। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी, आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी, राहुल सोनिया पर दबिश, ऐसे में क्या भाजपा को वाकई सिंपैथी फैक्टर की बात करने का कोई भी हक है? और आखिरी मुद्दा, गोदी मीडिया पर प्रहार जारी रखें, एक्सपोज करते रहें, बॉयकॉट करते रहें। बॉयकॉट कीजिए, बहुत जरूरी है। 2 बातें नहीं हो सकती हैं। गोदी मीडिया के रेवेन्यू मॉडल पर हमला कीजिए। अपने तमाम राज्यों से कहिए जहां आपकी सरकारें हैं कि गोदी मीडिया को 1 पैसा ना दे। जिस तरह की फाइनेंसिंग एएनआई को राजस्थान छत्तीसगढ़ करता है, क्यों करती है कांग्रेस की सरकारें? क्यों अरविंद केजरीवाल की सरकारें जो हैं वो गोदी मीडिया में विज्ञापन देती हैं? इससे बचना होगा। क्यों
छत्तीसगढ़ की सरकार सुदर्शन न्यूज जैसे नफरती चैनल में विज्ञापन दिया करती थी। ये मुद्दे हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। सियासत बहुत दिलचस्प हो रही है दोस्तों, और घोसी ही नहीं बल्कि 7 में से 4 सीटों में इंडिया की जीत यह बात प्रमाणित कर रही है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।